तो अनदर चैप्टर दैट वी आर स्टार्टिंग विथ दैट इज योर प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। मार्क माय वर्ड, हर एग्जाम में आपको यहाँ से तो क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। कहाँ से कहाँ तक ये चैप्टर, ये शुरू होता है सेक्शन नंबर 23 से लेकर सेक्शन नंबर कहाँ तक चल जाता है 42 तक, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। सबसे पहला शब्द हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, सर प्रोस्पेक्टस मतलब क्या। देखो कंपनी जब भी पब्लिक इशू लेकर आती है ना, तो उसके पहले आपको एक बुकलेट देती है जिसके अंदर कंपनी का सारा काला चिट्टा पिट्टा दिया रहेगा, समझ में आ रहा है। दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टस। मतलब मान के चलो अगर मैंने आपको कोई पेपर दिया और इस पेपर के ऊपर मैंने प्रोस्पेक्टस लिखा हुआ है, तो क्या डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस है? यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो एनी डॉक्यूमेंट जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो, इश्यू कर रहे हो विद नेम कॉल्ड प्रोस्पेक्टस, तो वो प्रोस्पेक्टस है। या इसके अलावा क्या बोला गया, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसलिए बोला है इट इंक्लूड रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस एंड शेल्फ प्रोस्पेक्टस। और तीसरा बात क्या बोला है कि मान के चलो कोई डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर प्रोस्पेक्टस लिखा नहीं है, बट वो पब्लिक से इनवाइट कर रहा है, क्या बोल सकता है, इनवाइट कर रहा है पब्लिक को फॉर परचेस ऑफ द सिक्योरिटीज और सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटीज, तो इस डॉक्यूमेंट को भी क्या बोलेंगे सर, इस डॉक्यूमेंट को भी प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। तो क्या बोला है, एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट जहां से आप इनवाइट कर रहे हो किसको, पब्लिक को, कि तुम्हारी सिक्योरिटी को वो लोग क्या करें, एक तो सब्सक्राइब करें नहीं तो परचेस करें, तो वो डॉक्यूमेंट को भी क्या बोलेंगे, प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन क्या बोलता है, 3 बात बताओ। सबसे पहले जिस डॉक्यूमेंट को आप बता रहे हो प्रोस्पेक्टस, वो तो प्रोस्पेक्टस है, लेकिन जिसको तुम बता नहीं रहे हो लेकिन पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो सिक्योरिटी के लिए, वो भी प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। इसके अलावा सर इट इंक्लूड रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस एंड शेल प्रोस्पेक्टस। क्या मैं मान सकता हूँ कि हमारा प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन क्लियर हुआ? अरे यस और नो। अब आता है सेक्शन नंबर 23, ये बोलता है आप कैसे कैसे पैसा रेज कर सकते हो, मतलब कैसे सिक्योरिटी इशू कर सकते हो। तो बोला है पब्लिक कंपनी आप क्या कर सकते हो, आपके पास 4 तरीके हैं। आप पब्लिक इशू लेकर आ जाओ, या फिर आप राइट इशू बोनस इशू लेकर आ जाओ, या फिर आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर लो। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है, क्या वो पब्लिक इशू लेकर आ सकती है क्या? नहीं। क्या वो राइट इशू बोनस इशू ला सकते हैं क्या? क्या वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते क्या? हाँ। तो मतलब पब्लिक इशू लाना किसको अलाउ नहीं है, पब्लिक इशू लाना प्राइवेट कंपनी को अलाउ नहीं है। पब्लिक इशू में 3 आते हैं, एक होता है आईपीओ, मतलब जब पहली बार आप पब्लिक के पास जा रहे हो पैसा लेने के लिए, है ना, उसको बोलते हैं आईपीओ। वो गुरु मूवी का जो डायलॉग है ना कि हमारे शक्ति परिवार पे बहुत बड़ा लोन था, कर्जे में डूबी थी, हमने क्या किया, आपके सामने हाथ पसरे और आपने क्या किया, तिजोरियां खाली कर दी। मतलब उन्होंने अपना आईपीओ लेकर आया। आईपीओ लाया मतलब फर्स्ट टाइम जब आईपीओ लाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। सर सेकंड टाइम में पब्लिक से पैसा रेज कर रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। और सर सुनो ना, जब हमारे नए नए शेयर इशू करते हैं हम लोग, तो वो प्राइमरी मार्केट होता है। लेकिन मान के चलो, क्या अभी रिसेंट वाला केस में बताता हूँ, पेटीएम का आईपीओ आया था। जब पेटीएम का आईपीओ आया तो उसके अंदर सारे शेयर्स नए नहीं थे। विजय शंकर शर्मा जो कौन है, खुद प्रमोटर है, उसने आधे शेयर तो अपने डाले थे वहां पे। मतलब कंपनी नया शेयर ला रही है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, लेकिन एग्जिस्टिंग मेंबर अपना शेयर सेल कर रहा है टू पब्लिक तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट, उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। क्या यहां तक समझ में आया, जल्दी बताओ यस और नो। अब आता है सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 क्या बोलता है गाइस, कि अगर आप एक कंपनी क्या हो, अगर आप कंपनी लिस्टेड हो या आप इंटेंट टू गेट लिस्टेड या लिस्टिंग के प्रोसेस में हो, तो क्या आपको कौन रेगुलेट करेगा, सेबी रेगुलेट करेगा या आरओसी रेगुलेट करेगा, एमसीए। तो बोलते हैं सेबी, गलत। सिर्फ आपके इश्यू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड का जो मैटर है ना, उसको सेबी रेगुलेट करेगा। इसके अलावा जितने भी मैटर है आपको एमसीए रेगुलेट करेगा। लेकिन सर जो कंपनी क्या है, अनलिस्टेड है या प्राइवेट कंपनी है, आपको तो एमसीए ही गवर्न करेगा, आपको तो कंपनी एक्ट 2013 ही फॉलो करना पड़ेगा। क्या आपका सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हुआ? सर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे सामने, सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25 क्या कर रहा है, कंपनी क्या कर रही है, सुनो। कंपनी अगर अपना प्रोस्पेक्टस किसको इशू कर दे, सीधा पब्लिक को। बट आपको पता है पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अरे हाँ ना, प्रोस्पेक्टस में कुछ झूठा या कुछ छूटा, झूठा मतलब गलत लिखा, छूटा मतलब जो लिखना चाहिए था वो नहीं लिखा, तो आपके ऊपर क्या आ जाती है, लाइबिलिटी आ जाती। कौन सी सर, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल। और प्रोस्पेक्टस के अंदर हर वो बात होनी चाहिए जो सेक्शन नंबर किस में लिखी है, सेक्शन नंबर 26 के अंदर। तो कहना है देयर आर लॉट्स ऑफ फॉर्मेलिटी दैट यू नीड टू कंप्लाई। अगर आपको पब्लिक को इशू करना है अपनी सिक्योरिटी, तो कंपनी ने क्या सोचा, एक वे आउट निकाला। बोलते सुनो ना, मैं मेरे क्या कर दी, इन्होंने अपने शेयर अलॉट कर दिए, किसको अलॉट कर दिए, या फिर एग्री किया कि मैं मेरे शेयर तेरे को क्या कर रही हूँ, अलॉट कर रही हूँ, किसको, थर्ड पर्सन को।
कि मेरे शेयर मैं तुमको देता हूँ और धीरे धीरे करके करके तुमने ये शेयर किसको सेल कर देना, पब्लिक को सेल कर देना। डोंट यू थिंक आप डायरेक्ट पब्लिक के पास नहीं जाते हो, आप इंटरमीडिएटरी के थ्रू पब्लिक के पास जा रहे हो ना। बेटा जिस डॉक्यूमेंट से ये इंटरमीडिएटरी पब्लिक को क्या करेगा, शेयर ऑफर करेगा ना, उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, डीम प्रोस्पेक्टस मानेंगे। अच्छा यहाँ पर कंपनी का व्यू क्या था, कंपनी का व्यू क्या था कि भाई साहब ये जो शेयर्स है आगे किसको अल्टीमेटली सेल होने चाहिए, पब्लिक को। समझ में आ रहा है क्या? तो दो केसेस ऐसे हैं जहां पर हम लोग मान के चलेंगे ये डीम प्रोस्पेक्टस वाला केस है, मतलब आप इनडायरेक्टली लॉ को बाईपास कर रहे हो ना। तो दो ऐसे केसेस है जो इस बात को प्रूव करते हैं कि आपका जो केस है वो कौन सा है, डीम ऑफर, डीम प्रोस्पेक्टस वाला। क्या? नंबर 1, जब आपने इनको शेयर दिया इंटरमीडिएट को, बेटा उन्होंने 6 महीने के अंदर पब्लिक को दे दिया, 6 महीने में पब्लिक को दे दिया। तो अगर हैज़ अलॉटेड द शेयर्स, और उन्होंने कितने महीने के अंदर पब्लिक को दे दिया है, 6 महीने। अगर आंसर यस आया तो ये डीम प्रोस्पेक्टस है। अगर आंसर नहीं आया, नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन, शायद आपने उनको दिए थे 100 करोड़ के शेयर्स, कितने, 100 करोड़। अब उनके पास 100 करोड़ देने के लिए इमीडिएटली नहीं, तो उन्होंने क्या बोला, एक काम करते हैं अब भी मैं तुमको दे देता हूँ 20 करोड़, और रिमेनिंग 80 करोड़ मैं आपको कब दूंगा, जब मैं पब्लिक को शेयर अलॉट करूंगा तो मुझे पैसा आएगा ना, वो पैसे में से मैं आपको दे दूंगा। तो डोंट यू थिंक पूरा पैसा एट द टाइम ऑफ, मतलब जब तक आपने पब्लिक को ऑफर नहीं किया तब तक आपने पूरा पैसा दिया है क्या, नहीं दिया। ये दोनों में से एक भी केस सेटिस्फाई हो जाता है तो मान के चलना है डीम प्रोस्पेक्टस वाला केस है। मतलब कौन सा, देखो पहला, क्या आपने 6 महीने में पब्लिक को अलॉट कर दिया, हाँ मान के चलो ये डीम प्रोस्पेक्टस वाला केस है। मानो सामने मैंने 6 महीने में पब्लिक को अलॉट नहीं किया, दूसरा क्वेश्चन, जब तक पब्लिक को अलॉट नहीं किया तब तक पूरा पैसा आया कि नहीं आया। अगर आंसर है ना, पूरा पैसा तो नहीं आया, मतलब ये चांसेस है डीम प्रोस्पेक्टस वाला केस है। और सर देखो ना, 6 महीने को पब्लिक को अलॉट किया और पूरा पैसा भी तुमको पहले से आ गया, तो ये डीम प्रोस्पेक्टस वाला केस नहीं है। अच्छा कितना भी हो जाए कि मान लो प्रिजम्पशन से पकड़ा गया कि डीम प्रोस्पेक्टस वाला केस है, बट आपके पास अभी भी अधिकार है कि आप इस बात को प्रूव करो कि डीम प्रोस्पेक्टस वाला केस नहीं है। इसके अलावा क्या बोला गया कि प्रोस्पेक्टस, जैसे ही मैंने बोला डीम प्रोस्पेक्टस, क्या ना ऐसे सेक्शन नंबर 26 में जो कंटेंट लिखा है प्रोस्पेक्टस का, वो अब आपको भी एप्लीकेबल हो गया। सर इस प्रोस्पेक्टस को भी वैसे ही साइन करना पड़ेगा जैसे ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस साइन किया जाता है। तो इन्होंने क्या बोला, सेक्शन नंबर 26 में जो कंटेंट लिखा है वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, साथ में 2 बातें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी। क्या रहेगी वो, पहला कितना पैसा ऑलरेडी रिसीव हो चुका है और कितना रिसीव होना बाकी है, और दूसरी बात ये लिखना, तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था ना कि तुम ये शेयर आगे किसको सेल करोगे, पब्लिक को, हम आके कहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं। तो ये 2 बातें लिखनी पड़ेंगी। नंबर 1 क्या है, नेट अमाउंट जो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है और कितना रिसीव होना बाकी है, और टाइम और प्लेस बता देना जहाँ पर आके हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपके और इंटरमीडिएटरी के बीच में। ठीक है, साइनिंग, अब इसको साइनिंग कौन करेगा इस वाली प्रोस्पेक्टस को, तो इन्होंने बोला अगर इंटरमीडिएटरी कंपनी है तो कम से कम 2 डायरेक्टर, और इंटरमीडिएटरी अगर कोई फर्म है तो उसके क्या करेंगे, हाफ ऑफ द पार्टनर साइन करेंगे। इस सेक्शन नंबर आपको समझ में आया, यस और नो? इसके बाद में आ जाता है सेक्शन नंबर 26। सर सेक्शन नंबर 26 ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है कि जल्दी बताओ, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेक्शन नंबर 26 क्या बोलता है, कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। सीएमए के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बनता है कि प्रोस्पेक्टस का कंटेंट क्या होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, पहले क्या था ना, एक लिस्ट दी थी कि ये प्रोस्पेक्टस में लिखा होना चाहिए, है ना, बट अब इन्होंने हटा दिया और क्या बोल दिया, जो सेबी बताएगा ना, जो सेबी बताएगा वही आपके प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए। तो सेबी कैसे बताएगा, सेबी डिस्कस करेगा पहले किसके साथ में, सीजी के साथ में, और जब तक सेबी कुछ और नहीं बताता तो क्या ना, ऐसे सेबी की जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशन है वो होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या था, कंपनीज एक्ट के अंदर लिस्ट लिखा था, ये प्रोस्पेक्टस का कंटेंट है, सेबी के एक्ट में भी लिस्ट लिखा था, और हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो कंपनी लिस्टेड है या इंटेंट टू गेट लिस्टेड है, आप किसको सुनोगे, सेबी को या कंपनीज एक्ट को, सेबी को। फिर कंपनी एक्ट में डबल डबल का को लिखने का, जैसे भी हम खुद ही बोल रहे हैं हमको सुनो मत, फिर सेबी को सुनो ना। तो क्या बोला है, इसके अंदर हर वो इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट आएगी जो सेबी ने प्रिस्क्राइब की है इन कंसल्टेशन विथ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा हर वो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट किसके बारे में, जो आपकी फाइनेंस के बारे में बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है, और साथ ही साथ में डिक्लेरेशन चाहिए क्या, कि हमने कंपनीज एक्ट 2013 का तो कंप्लायंस किया है, लेकिन देयर आर अदर लॉ, कौन सा, SCR है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, देयर इज अनदर लॉ, कौन सा, सेबी एक्ट, देयर इज अनदर लॉ, RBI एक्ट। हमने किसी और लॉ का क्या नहीं किया, उल्लंघन नहीं किया, कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया है, मतलब एक डिक्लेरेशन क्या चाहिए, कंप्लायंस का। 2 बातें बताओ, नंबर,
हर वो इन्फॉर्मेशन जो सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है, हर वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो हमारी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, साथ ही साथ में एक डिक्लेरेशन चाहिए किसका, कंप्लायंसेस का, ठीक है सर। इसके अलावा आपको प्रोस्पेक्टस के जो कंटेंट है वो एप्लीकेबल ही नहीं होगे, कब, दो केसेस में, अगर आपने शेयर इशू की है ऑलरेडी, सेम ही शेयर आप इशू कर रहे हैं, आप नए शेयर इशू नहीं कर रहे हो, मतलब इट इज क्या है, सिमिलर, यूनिफॉर्म है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियसली लिस्टेड शेयर्स, समझ में आ रहा है। या फिर आप एग्जिस्टिंग मेंबर को ही शेयर इशू कर रहे हैं, बाहर वालों को इशू नहीं कर रहे हो, तो आपको फिर ये वाले कंटेंट की जरूरत नहीं है। तो तीन बातें बताओ, इन्फॉर्मेशन जो सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस ये कंटेंट की रिक्वायरमेंट ही कभी नहीं है, एग्जिस्टिंग मेंबर को ऑफर कर रहे हो, या शेयर यूनिफॉर्म है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियसली इश्यूड शेयर। अब अदर की पॉइंट्स क्या बोलता है गाइस, प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या होना चाहिए, डेट लिखा होना चाहिए, एंड दैट डेट विल बी कॉल्ड एज डेट ऑफ पब्लिकेशन, डेट ऑफ पब्लिकेशन। अब जो आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन है प्रोस्पेक्टस में लिखा है ना, उस डेट ऑफ पब्लिकेशन तक या उसके दिन के पहले आपको प्रोस्पेक्टस किसके साथ फाइल करना है, आरओसी के साथ में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज मैंने प्रोस्पेक्टस लिखा तो इसके ऊपर मैं डेट कब की लिखूंगा, आज की लिखूंगा ना, तो मैं इसको आज के आज किसके साथ में फाइल कर दूं, तो फिर इन्होंने बिफोर क्यों बोला है, अगर डेट आज का लिखा है तो इट इज डीम्ड डेट ऑफ प्रोस्पेक्टस, और आज के पहले फिर कैसे फाइल करेंगे, जन्म ही आज हुआ है, नहीं। जब भी आप प्रोस्पेक्टस बनाते हो आप उसमें फ्यूचर का डेट लिखते हो, और वो फ्यूचर के डेट के पहले सारे डायरेक्टर की उसमें साइन ले लेते हो, और उस डेट के पहले वो आरओसी तक फाइल हो जाना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गाइस, एक बार आपने आरओसी को फाइल कर दिया प्रोस्पेक्टस, उसके बाद में वो प्रोस्पेक्टस कितने दिन तक वैलिड है, 90 दिन तक, मतलब क्योंकि 90 दिन में क्वार्टर बदल जाता है, 90 दिन में क्वार्टर बदल जाता है, और बेटा क्वार्टर बदल गया तो फाइनेंशियल पोजीशन बदल गई, समझ में आ रहा है क्या, इसलिए उसके बाद में वो प्रोस्पेक्टस क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। गॉट इट गाइस, यस और नो। आगे क्या बोला है, अब तीसरी बात भी आप लिख सकते हो, देखो तीन बातें मैंने बोला आप लोगों को, सबसे पहले ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रिस्क्राइब बाय सेबी, उसके बाद में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तीसरा मैंने बोला था कंप्लायंस, चौथा पॉइंट क्या आ रहा है, एक्सपर्ट का स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल सतीश भाईती इज एक्सपर्ट, अब सतीश भाईती को तुमने बोला कि डिक्लेरेशन दे दो कि हमने सारे लॉ का कंप्लायंस किया हुआ है, मतलब एनवायरमेंट लॉ वगैरह का हमने उल्लंघन नहीं किया है, तो इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट। कंडीशन है 3, एक्सपर्ट शुड नॉट एंगेज इन द प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, मतलब अगर मैं खुद ही उस कंपनी का प्रमोटर तो मैं गलत बोलूंगा क्या, नहीं। दूसरा, एक्सपर्ट का कंसेंट कैसा लेना है, रिटर्न या ओरल, बेटा रिटर्न में लेना है। तीसरा, जो कंसेंट आपने एक्सपर्ट ने दिया है उसने वो कंसेंट को विड्रॉ नहीं करना चाहिए, कब तक, जब तक आप आरओसी को प्रोस्पेक्टस नहीं देते ना, मानो मैंने कंसेंट तो दिया लेकिन बाद में मैंने मेरा कंसेंट ही विड्रॉ कर दिया, तो क्या वैलिडिटी उसका। और लास्ट वाला क्या बोला है, प्रोस्पेक्टस के अंदर ये स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए कि एक्सपर्ट ने उसका रिटर्न कंसेंट दिया है और उसने उसका कंसेंट विड्रॉ नहीं किया है। तो एक्सपर्ट के बारे में 4 बातें, वो खुद प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट में नहीं होना चाहिए, रिटर्न कंसेंट होना चाहिए, और वो आरओसी को फाइल करने के पहले विड्रॉ नहीं होना चाहिए। और ये बात आपको प्रोस्पेक्टस में लिखनी पड़ेगी कि जो एक्सपर्ट ने स्टेटमेंट दिया है उसने अभी तक वो रिटर्न में देके विड्रॉ नहीं किया है, मतलब रिटर्न में दिया है विड्रॉ नहीं किया है। डिस्क्लोजर ऑन द फेस ऑफ द प्रोस्पेक्टस की फेस पे क्या लिखा होना चाहिए, द कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस हमने आरओसी को दे दिया है, और लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट कौन से उसको अटैच किए आपको प्रोस्पेक्टस पे लिखना पड़ेगा सामने पहले पेज पे। नोट, प्रोस्पेक्टस मस्ट बी ट्रूथफुल इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब प्रोस्पेक्टस में कुछ भी झूठा नहीं होना चाहिए, कुछ भी झूठा नहीं होना चाहिए। अगर जैसे एक कंपनी थी, कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया और उसके अंदर ये लिख दिया था कि हमारी कंपनी हर साल भारी भक्कम डिविडेंड देती है, भारी भक्कम। बेटा लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स को, है ना, क्या किया, परचेस किया, और बाद में पता चला कि अगर कंपनी डिविडेंड दे रही इसका मतलब कंपनी में क्या होगा, प्रॉफिट। बेटा कंपनी तो लॉस में है पिछले कई सालों से, वो बोलते हैं हमने झूठ थोड़ी बोला, डिविडेंड हर साल देते हैं, लेकिन तुमने झूठा नहीं बोला, लेकिन कुछ छूटा है ना, कुछ जो बताना है वो छूट गया है। तो बेटा इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, द प्रोस्पेक्टस इज मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। समझ में आ रहा है क्या, तो प्रोस्पेक्टस में कुछ झूठा या कुछ छूटा, तो बेटा ये प्रोस्पेक्टस क्या माना जाएगा, मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। इट इज नॉट ओनली क्या मिस स्टेटमेंट, इवन द सपरेशन ऑफ फैक्ट इज ऑल्सो मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। आगे बढ़ते गए, नेक्स्ट क्या बोला है, सेक्शन नंबर 27। अच्छा ये केस का नाम है रेक्स वर्सेस केल्संट। आगे अच्छा सुनो ना, ये प्रोस्पेक्टस में गलत लिखा था, सब्सक्राइबर ने शेयर्स ले लिए, और बेटा इसने ये शेयर्स आगे किसको, थर्ड पर्सन को इशू किए। अब ये थर्ड पर्सन एक्शन ले सकता है क्या रे कंपनी का केस में, आंसर इज कि प्रोस्पेक्टस में तुमने गलत लिखा है, आंसर इज नो।
ओनली सब्सक्राइबर ऑन द फेथ ऑफ द प्रोस्पेक्टस जिसने शेयर परचेस किया है ना, वही एक्शन ले सकता है, सब्सिक्वेंट परचेसर एक्शन नहीं ले सकता है, ठीक है। ये भी ऊपर वाले केस में लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 27 क्या बोलता है, वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। देखो मैंने तुमको बोला था कि अपन क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में मैंने तुमको बोला था कि तुम्हारा पैसा मैं किस कंपनी के लिए यूज़ करूँगा, एडटेक के लिए, मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन के लिए। बट तुमसे 100 करोड़ रुपए तो मैंने ले लिया, नाउ आई वांट 10 करोड़ यूज हो चुका है, कितना भी अनयूटिलाइज है, एंड आई वांटेड टू चेंज दिस टर्म्स एंड कंडीशन। समझ में आ रहा है क्या, मतलब टर्म्स कंडीशन मतलब ऑब्जेक्टिव चेंज करना चाहता हूँ, मेरे को नहीं लग रहा है एडटेक में कुछ पड़ा हुआ है, इससे अच्छा मैं किधर चल जाता हूँ, फिनटेक। फिनटेक तो अलाउ ही नहीं है, एग्रीकल्चर बिजनेस कर लेता हूँ, ठीक है, एग्रीकल्चर बिजनेस। क्या कैन आई डू सो, कैन आई डू सो, हाँ। द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द ऑब्जेक्ट फॉर विच प्रोस्पेक्टस हैज बीन इशूड कैन बी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आप चेंज कर सकते हो। याद करना, इसके लिए पोस्टल बैलेट में लिखा हुआ था, है ना। आगे बढ़ते हैं। पब्लिकेशन, आपको न्यूज़पेपर में क्या करना पड़ेगा, पब्लिकेशन एक इंग्लिश और एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज के, और साथ ही साथ में क्या ना ऐसे आपको सारी बातें मेंशन करनी पड़ेगी, क्या रे, कि हमने कितना पैसा रेज किया था, कितना यूटिलाइज कर लिया है, किस पर्पस के लिए रेज किया था, कितना अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है, किस पर्पस में हम उसको यूज़ करने वाले हैं, और उसका प्रॉपर आपको क्या देना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। और सेम चीज़ आपको कहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी, अपने कंपनी के वेबसाइट पर भी, तो विद द जस्टिफिकेशन एंड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। अब प्रोहिबिशन ऑन, अब ये जो पैसा है, मैंने तुमको बोला था फिनटेक में जा सकते हो क्या, मतलब इन्वेस्टमेंट फर्दर अदर कंपनी में, नो। सो ये जो पैसा तुमने रेस किया है, इसको आप चाह के ऑब्जेक्ट चेंज करके ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं ला सकते कि हम किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में डील करेंगे ना, वो खुद ही कर लेते हैं ना, तुम्हारी क्या ज़रूरत है। मतलब इनडायरेक्टली तुमको पैसा लेके निवेश करना था, बट ऐसा नहीं बताते हो, तुमने लिया एडटेक के नाम पर, बाद में निवेश कर रहे हो, गलत है। और डिसेंटिंग शेयर होल्डर को क्या दे देना, एग्जिट अपॉर्चुनिटी। समझ में आया क्या, यस और नो। आगे आता है सेक्शन नंबर 28, कौन सा, ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल। अब ध्यान देना, मान के चलो मुक्कू भाई अपने बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, किसके, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के। अगर वो चाहे तो क्या अपने शेयर पब्लिक को डायरेक्टली सेल कर सकते हैं क्या, क्या मुक्कू भाई कैन ही सेल हिज शेयर डायरेक्टली टू पब्लिक, अरे यस और नो। मेरे पास भी कंपनी के शेयर में डायरेक्टली पब्लिक को सेल कर सकता, नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन मेरे करने में मुक्कू भाई के करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। कैसे, मुक्कू भाई ने अगर अपने 5% भी शेयर इशू कर दिए, बट अब मानो शेयर का प्राइस चालू है 2000, समय नहीं लगेगा वो 10-15 रुपए में आने के लिए, सबको डाउट आ जाएगा कि खुद ओनर क्यों अपने शेयर को सेल कर रहा है। आई टेल यू वन नेम ऑफ द वन कंपनी, कभी सर्च करना उसके बारे में। वन ऑफ माई मोस्ट मतलब फेवरेट कंपनी, फोकस लाइट। फोकस लाइट नाम से एक कंपनी है, तो ज़बरदस्त कंपनी है, फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया पता है, उसके दो बड़े जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने एग्जिट मार लिया कंपनी में से डायरेक्टली, और जैसे उन्होंने एग्जिट मारा कंपनी का प्राइस डाउन। अब बेटा कंपनी इतनी पावरफुल कंपनी, वंदे वंदे भारत का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है उनको शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके अलावा द ओनर ऑफ द क्या बोल सकते हैं, फोकस लाइट इज जस्ट लाइक जेफ बेजोस फॉर इंडिया। समझना, इतना खतरनाक बंदा है फोकस लाइट। मतलब आप ऐसे समझ के चलो, जितने भी बड़े बड़े शोरूम होते हैं ना, इनके अंदर जो लाइटिंग होती है वो अपनी नॉर्मल लाइटिंग नहीं होती है, तो ये लाइटिंग कहाँ से लेते हैं, फोकस लाइट से लेते हैं। तो ज़बरदस्त कंपनी इज माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, द बिगेस्ट इन्वेस्टर लेफ्ट आउट द कंपनी, प्राइस डाउन। समझ में आ रहा है क्या, अगर मुक्कू भाई ऐसा निकल गए तो लोगों के घरदार बंद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। हर्षद मेहता केस में भी ऐसा ही हुआ ना, वो इन कब करता था, आउट कब करता था, किसी को समझ में ही नहीं आता था, और उसके चलते लोगों के लग भी जाते थे और लोग के सवर भी जाते थे। समझ में आ रहा है क्या। अब पंगा ये आया, सुनो, कि मुक्कू भाई ने अपने शेयर डायरेक्टली पब्लिक को सेल करना रिस्की है कि नहीं है। तो बेटा इसके लिए वो क्या करेंगे, डायरेक्टली पब्लिक के पास नहीं जाएंगे, पहले वो कांटेक्ट करेंगे बाकी के कंसल्ट करेंगे बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोले मेरे को मेरे शेयर सेल करना है, क्यों, रीज़न बताएंगे, और उसके बाद में ये अथोराइज करेंगे किसको, कंपनी को, कि आप मुक्कू भाई के शेयर पब्लिक को सेल करो। तो पब्लिक के पास ये जब जाएंगे शेयर को सेल करने के लिए, तो जिस डॉक्यूमेंट को यूज़ करेंगे उसको क्या बोलते हैं, डीम प्रोस्पेक्टस। और ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये जो ट्रांजेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में आप नए शेयर दे रहे हो या एग्जिस्टिंग मेंबर के शेयर दे रहे हो, बेटा एज गुड एज सेकेंडरी शेयर दे रहे हो, सेकंड हैंड शेयर दे रहे हो, ठीक है। अब मुझे बताओ, कंपनी ने पब्लिक को इशू किया, पैसा किसके पास आएगा डायरेक्टली, क्या नहीं से मेंबर के पास आएगा। अच्छा, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है ना, उनके लिए कुछ क्लॉजेस होते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, मिनिमम एप्लीकेशन मनी आना चाहिए, ये पैसा तुम कहाँ पर यूज़ करने वाले हो ये बताना पड़ता है, समझ में आ रहा है। बट इन केस ऑफ ऑफर फॉर सेल, बेटा मुक्कू भाई काय के लिए यूज़ करे, उनको लेके जाना है, बोले काय के हनीमून के लिए नीता अंबानी को,
अरे तुमको क्या लेना देना, वो बता के बताएंगे क्या तुमको? नहीं बताएंगे। समझ में आ रहा है क्या? और मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम एप्लीकेशन मनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, पढ़ लो। सो मेंबर क्या कर रहा है, कंसल्ट कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में, अथोराइज कर रहा है किसको, कंपनी को, कि वो उसके शेयर को किसको से ऑफर करे, पब्लिक को। इसको उस डॉक्यूमेंट को भी डिम प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। प्रोस्पेक्टस के सारे लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे, लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम एप्लीकेशन मनी, बोर्ड का स्टेटमेंट किसके लिए पैसा यूटिलाइज होने वाला है, अदर रिविजन इंफॉर्मेशन जो हमको बोर्ड से नहीं मिली वो देने के लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं है। खर्चा पानी किसने किया? कंपनी ने। क्या कंपनी इसको रिएम्बर्स करा के ले सकती है? ऑफ कोर्स, ठीक है। सो यहाँ पे वो भी है कि यहाँ पे रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 29 क्या बोलता है गाइस? डीमैटेरियलाइजेशन। आज के डेट में तुम्हारे सिलेबस में भी इसको नहीं एक्सप्लेन किया है, बताता हूँ तो भी। लिस्टेड कंपनी, आप जब भी अपने शेयर को इशू करोगे किस फॉर्मेट में, डीमैट या फिजिकल फॉर्मेट? डीमैट, ठीक है। अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ध्यान देना, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को बोला देखो आपको ऑप्शनल है क्या अपने शेयर डीमैट में कन्वर्ट करना, लेकिन अभी इन्होंने क्या बोला है? ऑप्शनल। गेम समझना कितना बड़ा कांड कर दिया इन लोगों ने। बोले अरे अरे सुनो सुनो सुनो, आपके लिए बोले कंपलसरी नहीं है, आप अपने शेयर फिजिकल फॉर्मेट में रख सकते हो। फिर इन्होंने क्या बोला? प्रमोटर के कान खींचे। प्रमोटर सुन रहे, आज के बाद में अगर तेरे को शेयर ट्रांसफर करना है, शेयर इशू करना है, तुमको बायबैक लाना है, कुछ भी करना है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर करना है, राइट इशू लाना है, हम नहीं बोलते मेंबर के शेयर काय में कन्वर्ट होने चाहिए, डीमैट में। प्रमोटर के शेयर तो कंपलसरी काय में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो कहने से इन्होंने इनडायरेक्टली कान पहले पकड़े किसके? प्रमोटर के। बोले मेंबर, बोले हमारा, बोले तुमको कंपलसरी नहीं है। अच्छा सुनो ना, लेकिन कंपनी तुमको है ना फैसिलिटी देना पड़ेगा मेंबर। देखो मेंबर कंपलसरी नहीं है कि तुम कन्वर्ट करो, लेकिन कंपनी तू फैसिलिटी तो दे, उनको कन्वर्ट करना है तो करेंगे। बोले ठीक है। अब कंपनी ला रही अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मेंबर बोला मेरे को चाहिए, बोले नहीं मिलेगा, उसके लिए पहले डीमैट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो, तुमने बोला कंपलसरी नहीं है। नहीं नहीं कंपलसरी नहीं है ना, मत लो बोले शेयर। बोले अच्छा मेरे शेयर मेरे को ट्रांसफर करना है, नहीं होगा, उसके लिए पहले डीमैट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोले अरे कैसी बातें कर रहे हो, लो मेरे शेयर बायबैक कर लो, नहीं करेंगे, उसके लिए पहले डीमैट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने क्या कर दिया? कंपलसरी कर दिया। समझ में आ रहा है? सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? डिपॉजिटरी के पास जाना पड़ता है। दो डिपॉजिटरी कौन है? एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल सीडीएसएल के पास जाके आपको उनको क्या देना पड़ेगा? आपको 2 साल का एडवांस पैसा देना पड़ेगा उनके सर्विस का, इस साल का प्लस 2 साल का एडवांस। वो आपको देंगे एक नंबर कॉल्ड एज ISIN। जब तुम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरते हो ना, उस समय में ISIN नंबर डालना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में प्राइवेट कंपनी को क्या बोला रे इन्होंने? नहीं नहीं आपको तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली सारी बातें इधर भी सेम लिख दी। ये रिसेंट अमेंडमेंट है अभी वाला। सिर्फ इतना याद रखना, स्मॉल कंपनी, कौन सी कंपनी? स्मॉल कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ दो, बाकी सभी लोगों को आज के डेट में इनडायरेक्टली कंपल्शन है, इनडायरेक्टली कंपल्शन है। सेक्शन नंबर 29 डन, अंडरस्टैंड। आगे आ जाओ सेक्शन नंबर 30। जब भी तुम लोग प्रॉस्पेक्टस का एडवर्टाइजमेंट करोगे, मैंने बोला था ना, एनी डॉक्यूमेंट, एनी नोटिस, एनी सर्कुलर, एनी एडवर्टाइजमेंट थ्रू विच यू इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब और द परचेज द सिक्योरिटी, तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर तुमको क्या लिखना है? वही बातें जो तुम मेमोरेंडम में लिखते थे, क्या? नाम, धाम, काम, आय, लाय, वो सारी बातें है ना। एक चीज छोड़ के, ऑब्जेक्ट था मेमोरेंडम में, नेम था, शेयर किसने सब्सक्राइब किए वो थे, उनकी लाइबिलिटी थी, शेयर कैपिटल था, कैपिटल स्ट्रक्चर था। डोंट यू थिंक गाइस एवरीथिंग इज देयर? अरे यस और नो? शेल्फ प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब ध्यान देना, इस केस में क्या हो जाता है? मानो नैती बिल्डर्स के पास अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए उनको है ना 50 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने अपना पूरा पैसा उसमें फूंक दिया और इनको नई प्रॉपर्टी मिल रही पुणे के बाहर जिसके लिए इनको चाहिए 100 करोड़ रुपए। अब ये क्या करेंगे? पैसे तो नहीं है, ये बोलते हैं हम लोग तो पब्लिक कंपनी ना, लेट्स गो टू पब्लिक। बड़ा ये गए और लोगों ने इनको भर भर के 100 करोड़ रुपए दिए। अब इनको वो प्रोजेक्ट खत्म भी नहीं होने आया, इनको और 3-4 प्रॉपर्टी मिल गए, लेकिन इनके जेब में अब भी पैसे है क्या? नहीं है। ये बोलते चलो वापस पब्लिक के पास जाते हैं। तो एक साल के अंदर ये मल्टीपल टाइम किसके पास जा रहे हैं? पब्लिक के पास जा रहे हैं। एवरी टाइम यू गो टू पब्लिक यू नीड अ डिफरेंट प्रोस्पेक्टस, बट नाउ देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ शेल प्रोस्पेक्टस, जो क्या बोलता है कि आपका एक ही प्रोस्पेक्टस जो ऑलमोस्ट पूरा एक साल के लिए वैलिड रहेगा। वाई ऑलमोस्ट? अगर मैंने प्रोस्पेक्टस में लिखा इट इज वैलिड ओनली फॉर 6 मंथ, तो दैट वैलिड फॉर 6 मंथ, है ना, फॉर द सिक्योरिटी मेंशन देयर इन। तो क्या बोला मैंने कि अगर मानो द डेट शेल प्रोस्पेक्टस मतलब क्या? आप लोग पब्लिक के पास जा तो सकते हो विदाउट इशूइंग फर्दर प्रोस्पेक्टस, मल्टीपल टाइम आप पब्लिक के पास जा सकते हो, ठीक है, इन अ ईयर।
वैलिडिटी कितना होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस का? 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर। कब से शुरू होता है? जिस दिन आपने पहली बार ऑफर ओपन किया तब से शुरू हो जाता है, ठीक है। ये प्रोस्पेक्टस भी क्या आरओसी के साथ में फाइल करना पड़ता है? यस ऑफ कोर्स फाइल करना पड़ता है। और बेटा आपको भी क्या ना इसे प्रोस्पेक्टस के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे सामने कि मान के चलो सर हमने प्रोस्पेक्टस पहले इशू किया तब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अलग थी, जब हम लोग दूसरी बार चेंज किए फाइनेंशियल पोजीशन सेम थी, तीसरी बार सेम थी, चौथी बार हम जब पब्लिक के पास पैसे लेने गए ना, प्रोस्पेक्टस में जो बातें लिखी है कि हमारा ऐसा है वैसा है वैसा है, हमारे ऊपर लोन ही नहीं है। बेटा तुम इतनी बार पैसे ले चुके हो, डोंट यू थिंक तुमने बैंक से भी लोन लिया, तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुआ होगा? अच्छा बैंक फुकट में लोन देती है क्या? आगे अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी लेती है? सिक्योरिटी लेती है। तो डोंट यू थिंक गाइज अगर तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुआ है, अब तुम नया प्रोस्पेक्टस तो इशू नहीं करोगे, एक सप्लीमेंट अटैच कर देना, उसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इन फॉर्म नंबर PS2। इसके अंदर क्या लिखा होगा कि भाई साहब इसके अंदर सीधी सी बात है क्या, हमारा चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, द चार्जेस क्रिएटेड, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी उसके ऊपर क्या क्या चार्जेस क्रिएट हुए ये आप बता देना। तो द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड द शेल प्रोस्पेक्टस दोनों को मिला दो तो ये बन गया कंप्लीट प्रोस्पेक्टस। लेकिन सुनो ना, इज इट पॉसिबल कि जो कुछ लोग होते हैं जो एडवांस में पैसा दे के रख देते हैं, बोलते हैं यार तुम जितनी बार भी शेयर लाओगे 10% हमें दे देना, 5% हमें दे देना। एडवांस पैसा आया, जब पैसा आया तब पोजीशन फाइनेंशियल पोजीशन लगती, आज फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई, डोंट यू थिंक हमें उनको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा? अरे हाँ है ना। जैसे ही हमने उस एप्लीकेंट को इन्फॉर्म किया, बेटा हम उसको 15 दिन का समय देते हैं, मतलब हम उसको समय देते हैं कि इफ़ यू वांट टू विड्रॉ योर मनी एप्लीकेशन यू मे विड्रॉ। समझ में आ रहा है? एंड शेल प्रोस्पेक्टस और इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बना दो तो वो फाइनल प्रोस्पेक्टस बन जाता है। तो कंटेंट क्या होता है इसके अंदर? याद आ रहा है? चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन और चार्जेस क्रिएटेड और एनी अदर मटेरियल फैक्ट। फाइल इसको भी किसके साथ में करोगे? आरओसी के साथ में, और इंटीमेट करोगे इसको जिन लोगों से एडवांस पैसा आके बैठा हुआ है। ये हो गया आपका कौन सा सेक्शन गाइस? सेक्शन नंबर आपका, अरे बोलो 31। 32 क्या बोलता है? 32 बोलता है बेटा आपके रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में। अब ध्यान देना, मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मान के चलो मैंने तुम्हारा मैराथन लिया वाला है, ठीक है, और मैराथन लिया मैंने सुबह 7 बजे शुरू किया, जैसे मैं पास में करता था 8-9 बजे शुरू करता था और रात में 8-9 बजे तक चलाते थे। बच्चों को खाने का पीने का नहाना धोना तो करके आएंगे, बाकी तुमको यहाँ पे समय नहीं मिलेगा। और मैं दरवाज़ा बंद कर दिया हूँ और बेटा ये मैराथन चल गया ऑलमोस्ट फॉर 24 आवर्स। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक बच्चे को बोला भाई जा वड़ा पाव लेके आ, वड़ा पाव लेके आ। अब बेटा एक ही वड़ा पाव आया, सिर्फ दुकान वाले ने स्पेसिफिकली दुकान खोल के वड़ा पाव बना के दिया। अब तुम सब लोग मेरे को देख रहे, तुमको भूख लगी वाली भयंकर, मैं तुमको पानी भी नहीं पीने दिया हुई, ठीक है। अब ये वड़ा पाव मैंने कितने रुपए में लाया गाइस? 10 रुपए में लेकर आया हूँ। अब तुम्हारे सामने मैं वड़ा पाव खाने वाला था, सब ऐसे 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 कर रहे हैं, मेरे को ऐसा कैसे तो भी फील हुआ। मैंने बोला मैं खाऊंगा तो वांदे हो जाएंगे, ठीक है। हाँ अपन वो करते एक गासा निकाल के साइड में, नहीं लेकिन मैं मारवाड़ी है ना, मैंने क्या सोचा, सुनो रे, बोला किसको वड़ा पाव चाहिए? सब जन सर मेरे को सर मेरे को सर, ऐसा भग के आगे सामने, बोला रुक रहे साइड में। वड़ा पाव कितने का है? 10 का। मैंने बोला बोली लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? बोली लगानी पड़ेगी। बच्चों कितने देंगे? 10 का वड़ा पाव है, तुमको भूख लगी वाली है, तुम ऐसा समझो कल से तुमने कुछ खाया नहीं, पेट दर्द कर रहा है, चलने की ताकत नहीं, चल रहे तो गिर जा रहे, पड़ जा रहे, मटक जा रहे, है ना, तुमको कुछ ही नहीं समझ में आ रहा है, तुमको ऐसा है कुछ ना कुछ खाने का है, ठीक है। कितना रुपए दोगे बताओ जल्दी से? किसी ने बोला 12 रुपए दूंगा, दूसरा 12 रुपए में उसका हो जाएगा, 12 रुपए एक, 12 रुपए दो, कोई बोल रहा है 15 रुपए। समझ में आ रहा है? किसने 15 रुपए बोल दिया बेटा? 15 रुपए एक, 20 रुपए, 20 रुपए हो गए, 20, 21 रुपए। बड़ा सुनना बेटा, वो एक बात तुमने बचपन में पढ़ी क्या इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर, कि मान के चलो आप पर्वत के नीचे हो, सिंहगढ़, आपको चढ़ने का है, तुम्हारे खुद के पास है ना पानी अच्छा खासा है, सामने वाले ने बोला 20 रुपए में बॉटल ले लो ना 1 लीटर की, चल रहे निकल। वही तुम ऊपर गए, थक गए, और थकने के बाद में तुमको पानी की प्यास लगी, वही बंदा तुमको ऊपर मिलता है, बोलते भैया पानी दे दो ना 20 रुपए में, 50 रुपए देते कि नहीं देते? देना पड़ता है। क्यों? वहाँ पर हम प्राइस सेंसिटिव नहीं रहते हैं। सेंसिटिव मतलब ऐसा किसने टच किया, अपन ऐसा करते नहीं क्या, मतलब यू आर सेंसिटिव, बट प्राइस सेंसिटिविटी मैटर नहीं करती। समझ में आ रहा है क्या? तो डोंट यू थिंक वड़ा पाव को मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया, शायद इसी वड़ा पाव को कोई 200 रुपए में भी तो ले सकता है ना, जिसको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी। तो अगर मैं मेरे तरफ से प्राइस फिक्स करता था तो तकलीफ होता था कि नहीं होता था? सेम गोज विद द कंपनी का शेयर।
अगर मैं कंपनी का शेयर है 10 का और मैं बोल दूं मैं सेल कर रहा हूँ 1000 रुपये में, तो मैंने प्राइस कितना फिक्स कर दिया उसका प्रीमियम का 990, दिस इज फिक्स प्राइस मेथड। लेकिन अगर मैं तुमको बोलता हूँ 10 का शेयर है, मैं इसको इशू करना चाहता हूँ 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये के बीच में, आप बोली लगाओ। कुछ लोग 1000 पे लगाएंगे, कुछ 12 से पे, और मैंने कट ऑफ प्राइस फाइनल किया 1100 रुपये। समझ में आ रहा है क्या? दिस प्राइस विल बी फाइनल प्राइस। जो लोग इसके ऊपर बोली लगाए, अगर वो ओवर सब्सक्राइब हो गया प्रोपोर्शनेट बेसिस पे सेल कर दूंगा। डोंट यू थिंक दिस इज द स्मार्ट डिसीजन? एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज बुक बिल्डिंग मेथड। इसके अंदर जो प्रोस्पेक्टस यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। मतलब ये प्रोस्पेक्टस में सब कुछ होता है, दो बातें नहीं होती। क्या? एक तो क्वांटम ऑफ सिक्योरिटी या फिर प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, ये मिसिंग है। कितने में इशू कर रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं तुमको प्रैक्टिकल बता रहा। सर यार प्लीज़ ये प्रैक्टिकल मत करा करो, है ना। ये देखो, ये प्रोस्पेक्टस अगर तुम देखोगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। समझ में आ रहा है? एंड इफ यू सी यहाँ पे अलग अलग जगह पे तुमको डॉट मिल रहे हैं, कितने शेयर तुमको इशू करने का है, कितने रुपए में शेयर इशू करना है, ये तुमने बताया नहीं है। तो क्वांटम और प्राइस क्या है? मिसिंग है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे प्रोस्पेक्टस को क्या बोलेंगे? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। मुझे एक बात बताओ, ये फाइनल प्रोस्पेक्टस है या फाइनल प्रोस्पेक्टस के पहले वाला प्रायर प्रोस्पेक्टस है? प्रायर प्रोस्पेक्टस है। समझ में आ रहा है? फिर जैसे ही तुम्हारा प्राइस फाइनल हो गया उसके बाद में तुम क्या करोगे? एक फाइनल प्रोस्पेक्टस बनाओगे जिसमें क्वांटम भी लिखोगे, प्राइस भी लिखोगे, कैपिटल स्ट्रक्चर भी लिखोगे, और ये तुम किसको फाइल करोगे? आरओसी को और सेबी को। समझ में आ रहा है क्या? तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस आपको आरओसी को फाइल करना पड़ता है 3 दिन पहले, बिफोर ओपनिंग ऑफ इशू। तो क्या बोला? इट इज यूज इन केस ऑफ बिग बिल्डिंग प्रोसेस। इसमें क्वांटम इट्स अ इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस, क्योंकि इसमें क्या है? की डिटेल्स क्वांटम और प्राइस मिसिंग है। कंपनी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है प्रायर टू फाइनल प्रोस्पेक्टस। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस आरओसी के साथ में कितने दिन पहले फाइल करना है? 3 दिन पहले। उसके बाद में जब आपका इशू ऑफर क्लोज हो गया, जो भी वेरिएशन है, लाइक टोटल कैपिटल रेज कितना किया, क्लोजिंग प्राइस क्या है, ये सारी डिटेल्स आप फाइनल प्रोस्पेक्टस में लिखोगे। जो मिसिंग है और जो तुमने लिखा है इसको तुम हाईलाइट करोगे। समझ में आ रहा है क्या? और अपॉन द क्लोजिंग ऑफ इशू फाइनल प्रोस्पेक्टस आल्सो फाइल विद द आरओसी एंड सेबी। खत्म हो गया तुम्हारा कौन सा? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। सेक्शन नंबर 33 बोलता है एब्रिज प्रोस्पेक्टस। मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी का शेयर तुमको परचेस करना है, उसका तुम्हारे हाथ में एक प्रोस्पेक्टस मिल गया, कितने पेज का? 350 पेज का, 500 पेज का। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये प्रोस्पेक्टस देखो कितने पेज का है, नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे जो ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं दिख रहा है बेचारों, या अरनित जी दिखेगा, ध्यान छोड़ो। तो टोटल कितने पेज का प्रोस्पेक्टस है? 540 पेज का प्रोस्पेक्टस है। पढ़ना होगा क्या? अरे बोलो सर हमसे हमारा सिलेबस पढ़ना नहीं होता है, प्रोस्पेक्टस कब पढ़ लेंगे हम लोग? समझ में आ रहा है? इसके लिए बोलते देखो इन्वेस्टर को है ना 10-12 पेज का एक प्रोस्पेक्टस दे दो। इट इज अ प्रोस्पेक्टस और समरी ऑफ द प्रोस्पेक्टस। इसी के साथ में मैं प्रमोशन कर देता हूँ थोड़ा सा। बेटा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, 93 पेजेस के अंदर आपका पूरा का पूरा कमर्शियल लॉ के नोट्स बना के आपको अवेलेबल करा दिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। एक बार परचेस कर लेना और थैंक यू बोल देना, थैंक यू सो मच। आ जाओ आगे बढ़ते बच्चा। सुनो, तो ये प्रोस्पेक्टस क्या है, सुनना। तो आपने अपने शेयर एप्लीकेशन फॉर्म दोगे ना, साथ में उसको मेन प्रोस्पेक्टस देना, या आपने उसको कौन सा प्रोस्पेक्टस देना है? एब्रिज इज अ समरी प्रोस्पेक्टस। इट कंटेन द सेलेंट फीचर ऑफ द मेन प्रोस्पेक्टस। समझ में आ रहा है? तो एब्रिज प्रोस्पेक्टस मीन्स अ मेमोरेंडम कंटेनिंग अ सेलेंट फीचर ऑफ द प्रोस्पेक्टस। एवरी शेयर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करना पड़ेगा एब्रिज प्रोस्पेक्टस। नोट, अगर कोई व्यक्ति मांगता है ना कि मेरे को बड़ा वाला प्रोस्पेक्टस चाहिए, तो फिर उसको बड़ा देना, लेकिन कब? ऑफर क्लोज होने के पहले। ऑफर क्लोज होने के बाद में बोल रहा है मेरे को बड़ा वाला प्रोस्पेक्टस, हट रहे पहले क्यों नहीं मांगा? उसके बाद में एक्सेप्शन, कब एब्रिज प्रोस्पेक्टस से काम नहीं चलेगा? जब आप शेयर किसको ऑफर कर रहे हो? अंडरराइटर को। बेटा वो तुम्हारे कंपनी में करोड़ों रुपए की रिस्क ले रहा है, तो उसको छोटा प्रोस्पेक्टस दोगे या बड़ा प्रोस्पेक्टस दोगे? बड़ा। इन रिलेशन टू शेयर और डिबेंचर विच आर नॉट ऑफर टू पब्लिक और नॉट ऑफर टू, क्या है? इन रिलेशन टू शेयर डिबेंचर सिक्योरिटी विच वेयर नॉट ऑफर टू पब्लिक और नॉट ऑफर टू, मतलब मानो पब्लिक को दे रहे हो तो एवरेज लगेगा, लेकिन QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एंड अदर पर्सन को दोगे तो एवरेज लगेगा, नहीं लगेगा? डिटेल वाला लगेगा। एंड वेयर द ऑफर मेड टू एग्जिस्टिंग मेंबर, तो वहाँ पे तो लेटर ऑफ ऑफर जाता है, इसलिए एवरेज प्रोस्पेक्टस नहीं लगेगा। डिफॉल्ट करोगे तो 50,000 तक का पेनल्टी है इस डिफॉल्ट का, ठीक है। सेक्शन नंबर 34-35 बच्चे जमाने भर के कंफ्यूज होते हैं, क्रिमिनल लाइबिलिटी और सिविल लाइबिलिटी। अनलेस अंटिल यू विल नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ये सेक्शन समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले क्या समझेंगे अपन लोग? डिफरेंस।
व्हाट इज सिविल लाइबिलिटी, व्हाट इज क्रिमिनल लाइबिलिटी? सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी मतलब इट्स रॉन्ग अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन, रॉन्ग अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन, एंड व्हेन यू रॉन्ग समथिंग रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी तो क्रिमिनल में आता है। दोनों में तुम गलत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हाँ, लेकिन एक्टस रिया, तो यहाँ पे एक्टस रिया, बेटा ये एक्टर रिया नहीं है ना, और मेंस रिया, सुनो, अगर जब तक मेंस रिया नहीं होगा, एक्टस रिया मतलब गिल्ट रॉन्ग एक्ट, और मेंस रिया मतलब, मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, गिल्टी माइंड। मैंने तुमको बोला बेटा तुम ज़्यादा दिमाग खराब कब करोगे मैं इधर से फेंक दूंगा तुमको, मर जाओगे मेरे हाथ से, समझ में आ रहा है क्या? ऐसा मैं गलत बोला कि नहीं, शब्द गलत है मेरे, लेकिन देयर इज नो इंटेंशन कि तुमको फेंकना ही है मेरे को, समझ में आ रहा है क्या? तो मेरा माइंड इज नॉट गिल्टी, तो आई डिड नॉट डिड, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी मैंने किया नहीं है। अगर तुमने देखा होगा किसी के हाथ से कोई क्राइम हो जाता है ना तो वो एक ही बात बोलता है कि मैंने सेल्फ डिफेंस में किया है, मेरा माइंड गिल्टी नहीं था। दृश्यम मूवी उसी के ऊपर बेस है। तो अगर आपका हरकत भी गलत है और आपकी नीयत भी गलत है तो ये आपके ऊपर क्या लगता है, क्रिमिनल केस लगता है, नहीं तो सिविल केस। क्वेश्चन ही आता है बेटा एक प्रॉपर्टी है, मैं बोल रहा हूँ वो बिल्डिंग मेरी है, वो बिल्डिंग मेरी है, उस बिल्डिंग का नाम क्या है, मन्नत, बिल्डिंग का नाम क्या है, मन्नत। सतीश भाईती बोल रहा है मेरी है, SR के बोल रहा है मेरी है। बेटा 60% ये प्रूव हो जाता है कि सतीश भाईती की है और 40% डाउट है कि है या नहीं है। हु विल विन द केस, सतीश भाईती। लेकिन वहीं पे अगर एक क्रिमिनल एक्ट है, आरुषि तलवार केस, आरुषि तलवार केस, आरुषि तलवार केस में 99% ये बात प्रूव हो चुकी है कि शायद उसके मम्मी उसके पापा ही इन्वॉल्व है उसके किसके मर्डर केस के अंदर। क्वेश्चन ये आता है क्या आरुषि तलवार के मम्मी पापा को सजा मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। बेटा सिविल केस में मेजॉरिटी भी प्रूव हो गया तो सजा मिल जाती, क्रिमिनल केस में 99% भी प्रूव हुआ तो नहीं, 100% प्रूव होना चाहिए तभी आपको सजा मिलती है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते गए। अब देखना सिविल और क्रिमिनल का मेन डिफरेंस क्या है। मान के चलो क्रिमिनल में आपको क्या लगाते हैं, आपको लगाते हैं फाइन प्लस आपको मिलती है पनिशमेंट। क्या मिलती है सर, दोनों में फर्क क्या है? फाइन तो एक बड़ा अमाउंट लगा दिया तुम लोगों को कि भाई तेरे को इतना पे करना है। पनिशमेंट क्या है बेटा? पनिशमेंट है जेल में चल जाओ, फांसी पे लटक जाओ। जेल में जाना ये कोई सज़ा है सर? बिल्कुल है। जस्ट डू वन थिंग, एक दिन बिना मोबाइल के रह के देखो, इट्स अ प्रॉपर टॉर्चर। बिना मोबाइल के, बिना घर वालों के, बिना दोस्तों के, एक रूम के अंदर, सब क्रिमिनल आजू बाजू में, एंड यू हैव टू मतलब अगले 2 4 5 10 साल वहीं पे रहना है। तो इट्स अ प्रॉपर टॉर्चर। समझ में आ रहा है क्या? अपन नहीं रह, अबे मोबाइल हाथ में, नेट नहीं रहा तो अपना मन नहीं लगता, वहाँ पे कैसे मन लगने वाला है? तो इट्स अ पनिशमेंट टू द पर्सन जिसने गलत किया। अच्छा मैंने किसी को मर्डर कर दिया तो जो मुझे सजा हो रही है वो क्रिमिनल सजा है ना, लेकिन जिसका मर्डर किया उसके घर वालों को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा कि नहीं, दैट इज सिविल। तो सिविल में आप जिसके साथ गलत हुआ उसको कॉम्पनसेट करते हो और क्रिमिनल में आप उसको सजा देते हो जिसने गलत किया। समझ में आ रहा है क्या? अब दोनों का डिफरेंस समझना। अगर मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किया जिसमें मैंने गलत बात लिखी थी कि मुकेश अंबानी हमारी कंपनी का डायरेक्टर बनने वाला है, तुमने ये सोच के कंपनी के शेयर्स ले लिए और और हमारी कंपनी में मुकेश अंबानी तो क्या नहीं बना, डायरेक्टर नहीं बना, लेकिन 20 रुपए का शेयर आज मार्केट में ट्रेड हो रहा है 20,000 पे। क्या तुमको लॉस हुआ? लॉस हुआ? अबे 20 का शेयर 20,000 में सेल हो रहा है, लॉस हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या प्रॉफिट हुआ? लेकिन क्या मैंने गलत किया है, नहीं किया? मैंने झूठ बात की कि नहीं की? तो क्या मुझे सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। कौन सा? क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस। आप बोले हमें कॉम्पेंसेट करके दो, बेटा तुमको काय क्या बात का कॉम्पेंसेट करके दो? तुम क्या लॉस में हो या प्रॉफिट में हो? तो कॉम्पेंसेशन की बात नहीं आ रही है। लेकिन मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किया, प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग था, तुमने उसके ऊपर रिलाई किया, तुमने शेयर को परचेस किया और तुमको लॉस हुआ। अब कौन सी लाइबिलिटी है? क्रिमिनल तो आएगी प्लस सिविल भी आएगी, मतलब मेरे को तो सजा होगी प्लस तुमको कॉम्पेंसेट भी करके देना पड़ेगा। गाइस समझ में आया दोनों का डिफरेंस? अब हम लोग पढ़ेंगे पहले एक क्रिमिनल लाइबिलिटी। सीधी सी बात है, क्या? वेयर द प्रोस्पेक्टस इज इशू, जो मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस था, तो हर वो व्यक्ति जो उसमें इन्वॉल्व है इशू करने के लिए वो लाइबल हो जाएगा फ्रॉड के लिए 447 के अंदर। समझ में आ रहा है क्या? क्या सामने वाला बचा सकता है खुद को क्रिमिनल लाइबिलिटी से? बिल्कुल। कैसे?
इफ यू प्रूव कि जो मैंने स्टेटमेंट दिया था या जो मैंने नहीं लिखा वो इमटेरियल है। सतीश भाई की स्पेलिंग ऐसे डबल ऐसे टी आई डबल एस से अच्छे लिख दिया, क्या ही फर्क पड़ रहा है तुम्हारे जीवन में? मैं डबल एस लिखूँ सिंगल एस लिखूँ, इट इज इमटेरियल, इट इज इमटेरियल। इफ यू प्रूव कि मेरा स्टेटमेंट जो था वो इमटेरियल है, दैट विल नॉट इन्फ्लुएंस। जैसे मैंने बोला रिकार्डो मीना इज गोइंग टू बी द डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी, तुमने बोला रिकार्डो मीना, डू यू नो देयर इज नो गर्ल रिकार्डो मीना नाम से। डज इट मेक एनी सेंस? डज इट मेक एनी? इट इज इमटेरियल बे, बिकॉज यू डोंट नो रिकार्डो मीना कौन है, मेरे को भी नहीं मालूम रिकार्डो मीना कौन। अभी जीवन में भी ऐसा नाम नहीं होगा, मैंने बनाया बेटे बेटे, अभी वो कान में उंगली डाल रहा था तो नाम सोच रहा था, समझ में आ रहा है? समझ आ गया सर। ही हैज रीजनेबल, या फिर आप ये बोल बता दो कि माना मैंने झूठ लिखा, माना मैंने झूठ लिखा, लेकिन मेरे को लगता था कि जो मैंने लिखा वो सही लिखा, मतलब इंटेंशन गलत थे या इंटेंशन सही थे। द केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, सजेशन ऑफ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बट आई बिलीव इट इज ट्रू, ये दो केसेस में आप बच सकते हो, समझ में आ रहा है? सिविल लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी क्या बोलता है? बड़ा सिंपल है, ये क्या बोलता है? प्रॉस्पेक्टस इशू किया, प्रॉस्पेक्टस मिसलीडिंग था, सामने वाले ने सब्सक्राइब किया और सामने वाले को लॉस हुआ। प्रॉस्पेक्टस क्या है? मिसलीडिंग है, लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आपको उसको कॉम्पेंसेट करके देना पड़ेगा। कॉम्पेंसेट कौन करेगा? पहले तो डायरेक्टर के बारे में सोचो, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। साथ ही साथ में प्रमोटर का नाम भी प्रॉस्पेक्टस में लिखा होता है, प्रमोटर यू आर ऑल्सो लायबल। एक्सपर्ट का भी स्टेटमेंट होता है, बेटा एक्सपर्ट आ जाओ तुम्हारे भी लग गए। इसके अलावा कंपनी तेरी खुद के भी, कंपनी की भी। इसके अलावा हर वो व्यक्ति जिसने अथोराइज किया है इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस को, एवरी पर्सन हु अथोराइज द इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। और इसके अलावा वो व्यक्ति, ये तो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है, जिसने अपना नाम लेन किया है, मतलब हु हैज अथोराइज टू नेम एज अ डायरेक्टर, मतलब समवन इज अलाउ हिज नेम टू बी पुट एज अ डायरेक्टर, आ जाओ आप भी लाइबल होगे। नेक्स्ट क्या? इन केस ऑफ फ्रॉड अ पर्सन हु विल अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी 447 के अंदर। क्वेश्चन आता है क्या आप सिविल लाइबिलिटी से बच सकते हो? हाँ, पहले बचेगा कौन? प्रपोज डायरेक्टर। कौन बचेगा? प्रपोज डायरेक्टर। वो क्या बोल देगा? मैंने कंसेंट दिया था बट आई विड्रॉ माई कंसेंट बिफोर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो मैं लाइबल हूँ क्या? नहीं। दूसरा, अब ऐसा डायरेक्टर जिसकी कंसेंट ही तुमने नहीं ली, मतलब एक डायरेक्टर क्या बोलेगा? अरे यार मेरे को पता ही नहीं प्रोस्पेक्टस इशू किया है, द मोमेंट आई कम टू नो मैंने पब्लिक नोटिस दे दिया, प्रोस्पेक्टस इज इशू विदाउट माई नॉलेज। सो प्रोस्पेक्टस इशू विदाउट नॉलेज, तो इसमें भी एंड अपॉन बिकमिंग अवेयर तुमने क्या दे दिया? रीजनेबल पब्लिक नोटिस, तो तुम भी बच सकते हो। तीसरा, एक्सपर्ट भी बच सकता है। एक्सपर्ट क्या? नहीं तो एक्सपर्ट नहीं, कोई भी व्यक्ति जो ये बोलते हैं कि मेरा स्टेटमेंट किसी और के स्टेटमेंट पे बेस है। जैसे मैंने बोला सतीश भाई इज एक्सपर्ट, मैंने बोला इन्होंने एनवायरमेंटल लॉ का प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट लॉ को कंप्लाई किया है। बड़ा क्या तुमने एनवायरमेंट के पूरी मतलब माँ बहने करके रखी, डिग्रेड करके रखा है एनवायरमेंट को, और मैं क्या सर्टिफिकेट दे रहा हूँ? इन्होंने एनवायरमेंट के लॉ को प्रोटेक्ट किया है, एनवायरमेंट लॉ का प्रोटेक्शन किया है, कंप्लायंस किया है, इन्होंने 1 लाख प्लांटेशन किए हुए हैं ट्रीज के। बोले चलो दिखाओ किधर प्लांटेशन है, दिखाने के लिए जगह ही नहीं है क्योंकि किए ही नहीं है। कहने से मेरा स्टेटमेंट गलत है या नहीं है? ऐसे वाले केस में, और डायरेक्टर ने बोला हाँ हमने किया है, डायरेक्टर क्या बोलेगा? मेरे को क्या मालूम, एक्सपर्ट ने बोला, एक्सपर्ट ने चेक किया होगा, उसके स्टेटमेंट को मैंने कॉपी किया। तो क्या डायरेक्टर एक्चुअली लायबल रहेगा? नहीं रहेगा। या एक्सपर्ट भी तो बोल सकता है मैंने तो किसके बेसिस पे स्टेटमेंट दिया, जो इन्फॉर्मेशन मुझे किसने दी? डायरेक्टर, तो वो भी बच सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये ढकला ढकली वाला कार्यक्रम है कि आप बता दो मेरा स्टेटमेंट किसी और के स्टेटमेंट पे या किसी पे बेस्ड था। हाँ, लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि माय स्टेटमेंट इज डिपेंड अपॉन द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट, तो यहाँ पर एक कंडीशन एडिशनल है। क्या? आपको इस बात को भी प्रूव करना पड़ेगा कि जो एक्सपर्ट है वो कॉम्पिटेंट है। एक बीकॉम ग्रेजुएट है, तुम बोल रहे हो उसने वो एक्सपर्ट है हमारा, उसने ना बोला कंप्लायंस ऑफ एनवायरमेंटल लॉ हुआ है, उसको पता है कि एनवायरमेंटल लॉ कितने होते हैं? अगर वो सतीश भाई है तो डोंट यू थिंक वो कंपनी सेक्रेटरी, उसको मालूम होना चाहिए? मालूम होनी हो, उसको मालूम होना चाहिए, तो ही इज अ कॉम्पिटेंट इनफ। समझ में आ रहा है क्या? सेक्शन नंबर 36, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर। 42 पे आने पे अपन। सेक्शन नंबर 36 क्या बोलता है गाइस? अगर तुम किसी को मिसलीड करा के कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने के लिए क्या कर रहे हो? ये कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो। मतलब कैसे सर? देखो, अगर आप किसी को फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मिसलीडिंग डिसेप्टिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मिसलीड कर रहे हो, जानबूझ के कुछ फैक्ट को छुपा रहे हो, मटेरियल फैक्ट को छुपा रहे हो, फ्रॉडुलेंटली, क्यों? कि सामने वाला तुम्हारे साथ में अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, या सामने वाला कंपनी के अंदर शेयर परचेस करे सो ही कैन सिक्योर द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। अरे प्राइस फ्लक्चुएशन होता है शेयर का,
भाई परचेस कर, शाम तक देख कितना पैसा हो जाएगा, शाम तक लग गए उसके, समझ में आ रहा है। तो मैंने उसको मिसलीड किया। तीसरा, वो बोलता है पैसा नहीं है, बोला मैं तेरे को क्रेडिट फैसिलिटी दिलाता, बैंक से मैंने कॉन्टेक्ट किया, पैसा दे देना, बाद में रिकवर कर लेंगे, और बेटा तुम्हारा उधर लॉस हो रहा है। तो आई एम लाइबल अंडर विच सेक्शन 447, आई एम लाइबल अंडर विच सेक्शन। इसके अलावा जब तुम गलत कर रहे हो बेटा, मेरे को एक बात बताओ, गलत एक के साथ में हो रहा है या अनेक लोगों के साथ में हो रहा है? एक की जगह पे काफी लोग भी फंस सकते हैं ना। जैसे मूवी कॉल्ड ओ माई गॉड, OMG, याद आ रहा है क्या? OMG में उसने एक्ट ऑफ गॉड के अगेंस्ट में केस फाइल किया था कांतिलाल मेहता ने। जैसे ही उसने केस फाइल किया, डोंट यू थिंक काफी सारे लोगों ने उसको ज्वाइन किया कि हमारे साथ में भी ऐसा ही हुआ है पास में। और जैसे ही कांतिलाल मेहता केस जीता, तो कहने से सब लोग केस जीत गए कि नहीं जीत गए? दिस इज कॉल्ड क्लास एक्शन सूट, दिस इज न्यूली इंट्रोड्यूस इन द कंपनीज एक्ट 2013। समझ में आ रहा है क्या? तो एनी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या कर सकते हैं, ये एक साथ में मिलकर भी एक्शन ले सकते। मैं फाइलर टू क्या बोल सकते हैं, सूट, आइदर इंडिविजुअली और टुगेदर। एंड आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 38 क्या बोलता है, पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन। पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन बड़ा सिंपल है यार। मान के चलो IPO आया है, अब मेरे को पता है मैं IPO के लिए अप्लाई करूंगा तो शायद चांसेस है मिलेंगे भी या नहीं भी मिलेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, SD बाहेती के नाम से अप्लाई किया, फिर अप्लाई कर रहा हूँ सतीश D बाहेती के नाम से अप्लाई कर रहा हूँ, फिर अप्लाई कर रहा हूँ S देवीलाल जी बाहेती के नाम से अप्लाई कर रहा हूँ, फिर अप्लाई कर रहा हूँ किससे, सतीश नहीं S देवीलाल जी बाहेती के नाम से। मतलब आई एम इन द मल्टीपल नेम आई एम अप्लाइंग। समझ में आ रहा है क्या? ना ऐसे मैं डिफरेंट डिफरेंट व्यक्तियों ऐसा शो कर रहा हूँ, चलो किसी ना किसी नाम पे तो शेयर मिल ही जाएगा। तो अगर आप ऐसा पर्सोनेशन कर रहे हो, अ पर्सन शैल बी लायबल अंडर विच सेक्शन 447, या आप किसी कंपनी के शेयर के ओनर नहीं हो, आपको शेयर मिल चुका है वो गलती से, उसका तुम डिविडेंड हर साल ले रहे हो, तो बाद में अरे मैं तो शेयर होल्डर ही नहीं था। देखो 1 लाख शेयर थे तुम्हारे पास, कितने ऐसे गलती से तुम्हारे नाम पे 1 लाख शेयर लिख दिए, हर साल तुमको डिविडेंड मिल रहा है उस पर 1 रुपये, बेटा 3 साल में कितना डिविडेंड हो गया, 3 लाख रुपए। 5 साल हो गए तुम डिविडेंड लिए जा रहे, कितना डिविडेंड हो गया, 5 लाख रुपए। बेटा एक शेयर था कितने रुपए का, 100 रुपए का, तुमको मालूम ही नहीं कि उसके पास सिर्फ कितना रुपए पे है, 20 रुपए। अब तुमको मंगा रहे पर शेयर के हिसाब से 80 रुपए, तो टोटल रुपए तुमको कितना देना है, 80 लाख। तुम बोल रहे अरे मेरे वो शेयर ही नहीं है, नहीं थे तो 5 लाख का को खाए। मतलब मजे लेना और बाद में जब सजा हो रही तब मेरा नहीं था, मेरा नहीं था, क्या मेरा नहीं था, तेरे को देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या ये सारी बातें? अब लास्ट पार्ट आया इस पूरे के पूरे चैप्टर का, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ये क्या बोलता है कि अगर आपने शेयर पब्लिक को इशू किए, ठीक है, पब्लिक को जब भी शेयर इशू करोगे तो आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन और मिनिमम एप्लीकेशन मनी आ जाना चाहिए। कितने दिन के अंदर, जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, जिस दिन प्रोस्पेक्टस इशू किया वहाँ से 30 डेज के अंदर, वहाँ से 30 डेज के अंदर। सुनो ना, मैं ऑफर ओपन किया नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बोला था ROC को प्रोस्पेक्टस फाइल करते हैं, ROC को फाइल करने के कितने दिन के अंदर पब्लिक को इशू कर देना पड़ता है, इशू करने के बाद में हम लोग ऑफर ओपन करते, ऑफर पीरियड को क्लोज करते, वो 3 से लेके 10 दिन के बीच में होता है। तो जिस दिन तुमने पब्लिक को इशू किया वहां से 30 डेज में आपके पास क्या आ जाना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन और मिनिमम एप्लीकेशन मनी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि मान के चलो 1000 शेयर है, कितने 1000 शेयर है, 1000 शेयर में से कम जैसे सेबी बोलता है 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, मतलब कितना हो गया 900 लोगों ने सब्सक्राइब करना चाहिए, 900 शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए, लोगों ने नहीं, 900 शेयर्स सब्सक्राइब। कंपनी एक्ट 90% नहीं बोलता है, कंपनी एक्ट बोलता है जितना परसेंट तुमने प्रोस्पेक्टस में लिखा है, प्रोस्पेक्टस में कितना, तुम कुछ भी लिखो 5% 10%, लेकिन रियल लाइफ में क्या वैलिड है, सेबी का या प्रोस्पेक्टस का। बेटा याद करना, सेक्शन नंबर 24 बोलता है जो कंपनी लिस्टेड है, इंटेंड टू गेट लिस्टेड है, उनको सेबी को सुनना पड़ेगा, ठीक है। और मिनिमम एप्लीकेशन मनी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक शेयर मेरा कितने रुपए का है, 100 रुपए का, कंपनी एक्ट बोलता है मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना आना चाहिए 5%, और सेबी एक्ट बोलता है मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना आना चाहिए 25%। समझ में आ रहा है क्या? तो एक जगह पे अपन पैसे की बात कर रहे हैं, दूसरी जगह पे अपन कितने शेयर लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ये कितने दिन में हो जाना चाहिए, विद इन 30 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। लेकिन सर विद इन 30 डेज इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस से मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिनिमम एप्लीकेशन मनी आया नहीं, तो जैसे ही तुम्हारा ऑफर पीरियड क्लोज हुआ, अरे अब 30 दिन के, जिस दिन इशू किया उसके 30 दिन के अंदर तुम्हारा ऑफर पीरियड क्या होगा, ओपन और क्लोज।
तो जिस दिन क्लोज हुआ वहां से 15 दिन में आपने क्या कर देना, पूरा पैसा रिफंड कर देना है, पूरा पैसा रिफंड। 15 डेज कहाँ से है, क्लोजर, याद करना यार। 30 डेज काउंट होता है इशू से और 15 डेज काउंट होता है क्लोजर से। बच्चा ना गलती करता है, 15-30 डे को ओपनिंग से काउंट करता है, गलत है। एल्स आपको 15% इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। कितना, 15% इंटरेस्ट रेट। रिफंड मनी शैल बी क्रेडिटेड ओनली टू बैंक अकाउंट जिसमें से पैसा आया था। एंड अगर मानो आपने शेयर अलॉट कर दिया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी आया, मिनिमम एप्लीकेशन मनी भी आया, तो आप शेयर सामने वालों को दोगे। तो एक फॉर्म होता है PS3 जो ROC को फाइल करते कितने दिन में, 30 डे। पब्लिक इशू है तो 30 डे, प्राइवेट प्लेसमेंट होता तो 15 दिन। क्यों, पब्लिक इशू बड़ा है तो 30 दिन का समय, प्राइवेट प्लेसमेंट छोटा है तो 15 दिन का समय। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 40। ये क्या बोलता है, तुम पब्लिक के पास जा रहे हो शेयर सेल करने के लिए, लेकिन उसके पहले तुमको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करना पड़ेगा कि हमको लिस्टिंग का परमिशन दो। कितने, एक या एक से ज्यादा। तुमने 10 को अप्लाई किया, 9 ने हाँ बोला, एक ने मना कर दिया, क्या लिस्ट करा सकते हो ना। जितने लोगों को अप्लाई किया सबने हाँ बोलना चाहिए, एक ने भी मना कर दिया तो तुम्हारा इशू फेल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और क्या लिखा है, एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक इशू आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर लिस्टिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम आपको अपने प्रॉस्पेक्टस में भी लिखना पड़ेगा, हमने इतने लोगों को अप्लाई किया है। अब जो मनी तुमको आया उसको क्या करना है तुमको, एक तो अलॉटमेंट के लिए यूज करो या फिर रिफंड के लिए यूज करो, इसके अलावा किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, ये सेक्शन जाते जाते बात के बारे में कर गया, अंडर राइटर के बारे में। क्या अंडर राइटर कौन होता है रे, कि मानो तुम्हारे 1000 शेयर है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए 900, और तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन ही आया कितना 200, तो 700 कम गिर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो ये रिस्क को उठाता है इसको बोलते हैं अंडर राइटर। अंडर राइटर को क्या बोला है, सुनना। पहली बात, अंडर राइटर जो व्यक्ति है जनरली ये बैंक वगैरह होते हैं, ठीक है, नेचुरल पर्सन नहीं होते। आपको हम लोग पैसा पे करेंगे सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटी पे जो पब्लिक को ऑफर किया है, जो सिक्योरिटी पब्लिक को ऑफर नहीं। क्यों सर, जैसे 100 रुपये का 1000 शेयर है, इसमें से 300 शेयर तो कौन ले रहा है, खुद प्रमोटर ले रहा है। जैसे 300 शेयर प्रमोटर ले रहा है तो वहां पर अंडर राइटिंग की जरूरत है क्या, नहीं। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट जो अंडर राइटर के साथ में हुआ है वो कहाँ पे फाइल करना है, ROC के साथ में। तीसरा, आपको प्रोस्पेक्टस में भी सारी बातें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, कौन अंडर राइटर है, कितना पैसा कमीशन उसको दे रहा है, उसके बाद में कितना वो अंडर राइट कर रहा है, सारी बातें पेड। अब इसको अंडर राइटर को पैसे कहाँ से पे करोगे, एक तो प्रॉफिट होगा उसमें से पे करो, नहीं तो जो शेयर इशू करके आपको पैसे आते हैं ना, अगर सक्सेसफुल अलॉटमेंट हो रहा है तो उसको दे सकते हैं, अगर फेल हुआ तो रिटर्न। अंडर राइटर को अपॉइंट करने के बाद आर्टिकल में लिखी होनी चाहिए, अंडर राइटर को मैक्सिमम कमीशन कितना दे सकते हो आप इन केस ऑफ शेयर, 5% ऑफ इशू प्राइस और आर्टिकल का रेट विचेवर इज हायर। और डिबेंचर के केस में 2.5% और रेट मेंशन नहीं, विचेवर इज लोअर 5% और आर्टिकल का रेट विचेवर इज लोअर, और 2.5% एंड आर्टिकल रेट विचेवर इज लोअर। तो शेयर से आधा रेट दिया डिबेंचर को। समझ में आया क्या, यहाँ पे क्या हो जाता है तुम्हारा कंप्लीट, अरे बोलो, वी आर डन विथ व्हाट सेक्शन, तुम्हारा लिस्टिंग से लेके 41 क्या बोलता है, सुनो एकदम आराम से। आज के डेट में कंपनी अब तो अलाउ किया है सेक्शन नंबर 23 सब सेक्शन 3 के अंदर, इंडिया की कंपनी लाइक रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को चाहिए कि हमारे शेयर हम लोग कहाँ पे इशू करें, पैसा कहाँ से लेवे, फॉरेन से। लेकिन फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज पे आपको अपने शेयर डायरेक्टली सेल करना अलाउ नहीं है। तो ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी ओवरसीज डिपॉजिटरी, जैसे यहाँ पे NSDL CDSL है ना, इनको बोलती क्या, सुनो, मेरे को मेरा फ़ोन देना है उनको, मेरे को फ़ोन देना है, लेकिन मेरे को फ़ोन देना अलाउ नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको फ़ोन को ऐसा पैक कर दिया मैंने फ़ोन को, और मैं कह रहा हूँ ये लो फ़ोन का बॉक्स, ये लो फ़ोन का बॉक्स। ऐसे ही आप अपने शेयर डायरेक्टली वहाँ पे लिस्ट करा सकते हो क्या, नहीं। आप क्या करो, डिपॉजिटरी को अपना मेंबर बना लो, उनको बोलना मैं तुमको शेयर तो दे रहा हूँ, लेकिन वो शेयर मैं इंडिया के बाहर नहीं बेच रहा हूँ, मैं इंडिया की कोई डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक है उसके पास आपके नाम के शेयर गिरवी रख रहा हूँ। समझ में आ रहा है, आप मेरे रजिस्टर ऑफ मेंबर बन चुके हो, मतलब आप मेरे मेंबर तो बन चुके हो, लेकिन आपके शेयर आपको नहीं दूंगा, कहाँ पे रखूंगा, इंडिया के किसी डोमेस्टिक बैंक। आप एक कस्टोडियन एग्रीमेंट में एंटर हो जाओ इंडिया के डोमेस्टिक बैंक के साथ में कि मेरे शेयर्स तेरे पास होल्ड किए हुए हैं। अब तुम्हारे पास शेयर है, तुम उसी के नाम पे क्या इशू कर दो, डिपॉजिटरी रिसिप्ट, किसको, फॉरेन इन्वेस्टर को। अब जैसे ही कंपनी के परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो इधर शेयर का प्राइस बढ़ेगा और इधर GDR का भी प्राइस बढ़ेगा, तो इट इज इनडायरेक्ट लिस्टिंग है। अगर तुम शेयर लिस्ट करते तो इसको बोलते ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग, लेकिन तुम डायरेक्ट लिस्टिंग नहीं कर रहे तो इसको बोलते डिपॉजिटरी रिसिप्ट।
अगर तुम अमेरिका में कर रहे हो तो इसको बोलेंगे ADR, ADR। और अगर तुम अदर कंट्री में कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, GDR। एक बार कंडीशन पढ़ लो, कंपनी में इशू GDR इन एनी फॉरेन कंट्री आफ्टर पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। एग्जाम का क्वेश्चन है CMA का। दूसरा, GDR कैन बी इश्यू बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट। GDR में बी इशू अगेंस्ट द न्यू शेयर और अगेंस्ट द शेयर होल्ड, ऑफर फॉर सेल भी हो सकता है और पब्लिक इशू भी हो सकता है। शेयर शैल बी अलॉटेड इन द नेम ऑफ ओवरसीज डिपॉजिटरी, इसके नाम में, लेकिन वो किसके कस्टडी में रहेंगे, डोमेस्टिक कस्टोडियन। अंटिल द कन्वर्जन, बाद में ये जो होते हैं ना, दे आर नॉट अ मेंबर, दे आर डिपॉजिटरी होल्डर, लेकिन इनके पास एक ऑप्शन होता है कि इनके GDR को काय में कन्वर्ट करा के ले, शेयर्स। जैसे ही वो कन्वर्ट कर ले, क्या वो मेंबर बन गए, और मेंबर बन गए तो वो वोट कर सकते क्या, हाँ। जब तक वो मेंबर नहीं बनेंगे कौन वोट करेगा, डिपॉजिटरी। तो पढ़ो एक बार, अंटिल द कन्वर्जन ऑफ GDR, ओवरसीज डिपॉजिटरी को अधिकार होता है वोट का। अपॉन द कन्वर्जन, जो क्या होगा, GDR होल्डर होगा, क्या ना से उसको वोटिंग राइट बनेगा, मिलेगा, वो हमारा मेंबर बन जाएगा। अरे यस और नो, यहाँ पर आपका ADR GDR खत्म हो गया। और लास्ट वाला पॉइंट आया सेक्शन का 42 जो बात करता है किसके बारे में, प्राइवेट प्लेसमेंट। किसके बारे में गाइस, प्राइवेट प्लेसमेंट बोलता क्या है, सुनो एकदम आराम से। अगर मान के चलो कंपनी है, कंपनी ने ऑफर किया है किसी स्पेसिफिक पर्सन को, अगर वो दूसरे को बोल रहा है और वो व्यक्ति आ जाए और कंपनी उसको भी शेयर दे रही है, दिस इज जनरली पब्लिक इशू। लेकिन मैंने ऑफर आपको किया है और आप इसको आगे ट्रांसफर नहीं करते, मतलब दिस इज व्हाट प्राइवेट प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है। तो ऑफर गिवन टू स्पेसिफिक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, आइडेंटिफाइड पर्सन, इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। बेटा एक साल में ये लोग इसको कोई किसने आइडेंटिफाई किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, लेकिन इसको अप्रूव किसने किया है, शेयर होल्डर ने, बाय पासिंग विच रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन। कौन सा रिजोल्यूशन। दूसरा बात क्या बोला है कि सर एक साल में आप कितने लोगों को मैक्सिमम ऑफर कर सकते हो, 200। कितने, 200। पर 200 लोग किसके लिए, इन वन फाइनेंशियल ईयर, अगले फाइनेंशियल ईयर में फिर से 200। लेकिन एक्चुअली ये 200 नहीं है, 200 क्या है, फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी, फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी, मतलब 200 इक्विटी शेयर होल्डर को ऑफर कर सकते हो, 200 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऑफर कर सकते हो, और 200 डिबेंचर। एक साल में 600 लोगों को ऑफर कर सकते हैं। अरे हाँ है ना। अच्छा जब तुम प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आ रहे हो, क्वेश्चन ये आता है, एक प्राइवेट प्लेसमेंट चल रहा है, इन बिटवीन तुम नया प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकते हो क्या, नहीं। पहला वाला विड्रॉ करो, नहीं तो कंप्लीट करो, अब डन करो। इसके बाद में नेक्स्ट क्या आ रहा है, क्या प्राइवेट प्लेसमेंट का मैं एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ क्या। बेटा मैटर जब प्राइवेट है तो पब्लिक में चिल्ला चिल्ला के काय को बोलने का, समझ में आ रहा है क्या। जिसको ऑफर दिया क्या वो अपने को एप्लीकेशन देगा, हाँ। क्या वो उसके बैंक अकाउंट से पैसा अपने अकाउंट में डालेगा, बिल्कुल। समझ में आ रहा है क्या। और जिससे जैसे उससे पैसा आया, क्या ना ऐसे 60 डेज में उसको अलॉट कर दूंगा शेयर, नहीं अलॉट किया तो अगले 15 दिन में क्या कर दूंगा, रिफंड, और नहीं रिफंड किया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कितना कितना लिखा हुआ है, 12% इंटरेस्ट। पब्लिक के लिए 15, पब्लिक इशू में 15 था, यहाँ पे 12% है। क्या समझ में आ रहा है क्या। देखो एप्लीकेबल टू बोथ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, फॉर मेकिंग अ प्राइवेट प्लेसमेंट नीड टू कंप्लाई विद द सेक्शन नंबर 42, एप्लीकेबल टू सिक्योरिटी, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, आइडेंटिफाइड पर्सन है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर जब आप कर रहे हो तो मैक्सिमम 200 लोगों को इन वन फाइनेंशियल ईयर फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें कौन नहीं आते बेटा, QIB और एम्प्लॉई नहीं आते। ऑफर मोर देन 200 लोगों को करोगे तो उसको पब्लिक इशू मान लिया जाएगा। लिमिट ऑफ 200 रिवॉक हो जाएगा, इंडिविजुअल का ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी, हर एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी के लिए 200 का लिमिट है। सर लिमिट ऑफ 200 नॉट एप्लीकेबल टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। प्राइवेट प्लेसमेंट शैल बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द बैंकिंग चैनल, सिर्फ बैंक से ही पैसा आना चाहिए सामने वाले के। नो न्यू प्राइवेट प्लेसमेंट, जब तक पुराना कंप्लीट नहीं हो जाता है, कंप्लीट प्रोहिबिशन है क्या, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। और बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट दे रहा हूँ, क्या ना इसे एक डॉक्यूमेंट मेरे को तुमको देना पड़ेगा, क्या, पोकाल, क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर। हमने बोलते ना ब्रदर कम फ्रेंड, मतलब दोस्त भी है और भाई भी है, वैसे ही प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर, दोनों भी दिया, ऑफर भी दिया और एप्लीकेशन लेटर भी अटैच करके दिया। क्या ये आप आगे रिनाउंस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। तो आगे क्या बोला गया, इफ द कंपनी कॉन्ट्राविन द प्रोविजन, तो 12% इंटरेस्ट। इफ द कंपनी मेक प्राइवेट प्लेसमेंट टू अनआइडेंटिफाइड पर्सन मोर देन 200, डीम पब्लिक ऑफर, फालतू वाली बात। 60 डेज में अलॉट करो, 15 दिन में रिफंड करो, नहीं तो 61st डे से 12% आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट रेट। जो मनी रिसीव हुआ दो ही पर्पज के लिए यूज होना चाहिए, काय के लिए, अलॉटमेंट नहीं तो रिफंड के लिए, ठीक है। और इफ अलॉटेड तो आपको 15 दिन में एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, PS3। रिजोल्यूशन रिक्वायर प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए, वैसे देखो
प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए कौन सा रिजोल्यूशन चाहिए? स्पेशल रिजोल्यूशन। लेकिन अगर आप नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर का इशू ला रहे हो, बेटा नॉन कन्वर्टिबल मतलब ये आगे जाके शेयर में कन्वर्ट होने वाला है क्या? अरे होने वाला है, नहीं होने वाला है? नहीं होने वाला है बेटा। तो ये बोरोइंग है, मतलब बोरोड फंड है या ओन फंड है? डिबेंचर इज अ बोरो फंड और ओन फंड? बोरोड फंड मतलब ये बोरोइंग आ गया ना। सेक्शन नंबर 179 सबसेक्शन 3 बोलता है, याद करना, 3 बातें मैंने बोला, इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, कॉल मनी, नहीं तो बाय बैक। तीसरा क्या था? लेना देना डालना। लेना मतलब बोरोइंग फंड, देना मतलब लोन एडवांस, और डालना मतलब इन्वेस्टमेंट। बेटा लेने का अधिकार किसका है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है। या कम बोरो करने का पावर किसका है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है मतलब कौन से रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा? अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो अनशन बोरो करेंगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी रोकना पड़ेगा कि नहीं? तो एक सेक्शन जो आपके सिलेबस में नहीं, दैट इज सेक्शन नंबर 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ये क्या बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप मैक्सिमम कितना बोरो कर सकते हैं? आपको पता है? बोले कितना? कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एज गुड एज आपका नेटवर्थ। जितना आपका पैसा है, देखो पेड अप शेयर कैपिटल मतलब शेयर होल्डर ने दिया हुआ पैसा, फ्री रिजर्व मतलब प्रॉफिट से कमाया। बेटा प्रॉफिट से कमाया तो अल्टीमेटली किसका है? शेयर होल्डर का। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैसा? बेटा 10 का शेयर तुमने पब्लिक को इशू किया 1000 रुपये में, तो 1000 में से 10 रुपये कहाँ पे चल गए? पेड अप शेयर कैपिटल, और 990 रुपये कहाँ पे चल गए? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो वो अल्टीमेटली पैसा किसका है? अरे बोलो शेयर होल्डर का है ना। तो बोलने का मत खेल, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा गाइस, ध्यान देना। तो पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इतना अगर पैसा तेरे को बाहर से लेना है ना, तकलीफ नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा पैसा लेना है तो आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। समझ में आ रहा है क्या? तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आप 181C के नीचे का पैसा बोरो कर रहे बाय इशूइंग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो काम किससे चल जाएगा? बोर्ड रिजोल्यूशन से। लेकिन 181C के लिमिट से ज़्यादा चाहिए तो क्या पास करना पड़ेगा? और एक बार ही पास करो, एक बार पास किया वाला एसआर वैलिड रहेगा पूरे 1 साल के लिए। मतलब नेक्स्ट टाइम फिर से नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर सेम ईयर में इशू कर रहे हो तो आपको अलग से क्या नहीं करना है? अलग से एसआर पास करना नहीं है। तो देखो विद इन 181C लिमिट है बीआर, बियॉन्ड 181C लिमिट है एसआर, और बेटा दैट एसआर इज वैलिड फॉर, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है चैप्टर कॉल्ड प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? बोलो।